सो हेलो गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग एंड हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी थर्ड क्लास ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आई होप आपने कि जो इससे पहले जो दो फाउंडेशनल क्लास हुई हैं उनको कम्प्लीटली देख लिया होगा, समझ लिया होगा अच्छे से, एंड देन आप इस थर्ड क्लास में आए हो, ठीक है। और अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं, वो सब कॉन्सेप्ट्स को, ऑब्जेक्टिव्स को टीचिंग के नहीं समझा है, जिसमें लेवल ऑफ टीचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक बन जाता है, जिससे क्वेश्चन हर साल कोई ना कोई देखने को मिलता ही है। तो पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप पहले वो वीडियो देख लें, अपनी एक फाउंडेशन डेवलप कर लें, देन उसके बाद यहाँ आए, ठीक है। क्योंकि आप अगर सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो आपके लिए बेटर है, आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो उसी डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमने लेवल ऑफ टीचिंग पर छोड़ा था उसके आगे जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखो प्राइमरीली क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो शिक्षण होता है, जो टीचिंग होती है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो देखो इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर। देखो टीचर और लर्नर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है हम उसको टीचिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं टीचिंग की बात करूँ तो आप इसमें से अगर लर्नर को निकाल दोगे तो भी टीचिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि टीचर फिर पढ़ाएगा किसको। और अगर आप टीचर को निकाल दोगे तो लर्नर की पूरा मतलब लर्नर सेंट्रिक हो जाएगी एक चीज़। तो टीचिंग में इन्वॉल्वमेंट होता है किसका, टीचर का और लर्नर का, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, इन्फॉर्मेशन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं किसका, टीचिंग का, ठीक है। दूसरा टीचिंग का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है गोल ओरिएंटेशन, ठीक है। तो गोल ओरिएंटेशन का मतलब देखो क्या होता है कि अगर हम कोई क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर हम कोई इंस्टीट्यूट में हमने एडमिशन लिया है तो हमारा कोई ना कोई गोल रहा होगा, कोई ना कोई हमारा पर्पज़ रहा होगा वहाँ पे एडमिशन लेने का, वहाँ पे काम करने का, वहाँ पे जाने का डेली। तो उसी को हम क्या कहते हैं, गोल ओरिएंटेशन कहते हैं। तो टीचिंग में भी सेम यही प्रोसेस रिपीट होती है, जिसमें क्या होता है कि हम कोई ना कोई गोल की तरफ बढ़ते हैं। हमें पता है कि आज हमें फोटोसिंथेसिस के टॉपिक को कंप्लीट करना है, तो हमारा गोल क्या है, कंप्लीशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसमें क्या है, टीचर का और लर्नर का इन्वॉल्वमेंट होगा, और वो साथ में कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर के थ्रू क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, समझेंगे और अपने इस गोल को पूरा करेंगे। तो टीचिंग में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं। बी मेक श्योर कि एक भी कैरेक्टरिस्टिक आप ना भूल लें, ठीक है। एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। देखो जो टीचिंग होती है ना, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। लर्निंग और टीचिंग दोनों ही कंटिन्यू प्रोसेस होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक एज सेट किया हुआ है या फिर कोई एक ऐसा क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि उस क्राइटेरिया के अंदर हमें अपने लाइफ टाइम की पूरी टीचिंग मिल जाएगी और उसके बाद हम टीचिंग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है। आप कितने भी बड़े हो जाएं, आप बूढ़े बुजुर्ग हो जाए, तब भी आप कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। मैं यहाँ अकेडमिक्स की ही पर्सनली बात नहीं कर रही हूँ। टीचिंग एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है। कोई टीचिंग स्किल्स की बात करूँ, आप इमोशनल परफेक्शन की बात करें, आप किसी एक सब्जेक्ट में मास्टर्स की बात करें, तो ये टीचिंग के ही बहुत सारे क्या हैं, गोल्स हैं। तो ये जो टीचिंग है, जो टीचिंग की प्रोसेस है, वो बहुत बड़ी कंटिन्यू प्रोसेस है। ये कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस है मेरे ख्याल से, क्योंकि आप जब 40 के हो जाओगे तब भी कुछ ना कुछ आप लाइफ में सीख रहे होगे, आप 45 के हो जाओगे तब भी लाइफ में सीख रहे होगे। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस बनी रहती है, ठीक है। एंड इट हैज़ अ डेमोक्रेटिक इन नेचर। ये कैसी होती है, डेमोक्रेटिक नेचर में होती है। किसमें, टीचिंग में। टीचिंग मतलब टीचिंग फॉर ऑल, टीचिंग सबके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक ग्रुप के लिए है टीचिंग, या फिर जो बहुत ज़्यादा स्किलफुल एबिलिटी रखते हैं लोग बस वही टीचिंग कर सकते हैं या फिर वही लर्न कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं अगर इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं बहुत कम पढ़ी लिखी होती, मुझे तब भी हक होता है कि मैं सीख सकूँ, मैं लर्न कर सकूँ, मैं टीचिंग के थ्रू अपने आप को क्या कर सकूँ, एनहेंस कर सकूँ, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटिक इन नेचर में होती है। एंड इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो जो टीचिंग होती है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर भी बेस्ड होती है। हम सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, हम में से सब लोग अलग अलग हैं, सबके कुछ ना अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं। सारे लोग अलग अलग ही फील्ड में क्या है, स्ट्रॉन्ग है या फिर स्किलफुल है। मेरा जो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है वो जीएस का है, मुझे जीएस अच्छी लगती है और मैं जीएस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकती हूँ। लेकिन वही जो मैथ्स है वो थोड़ा सा वीक रह जाता है। कुछ लोगों का मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मे बी उनकी जीएस या इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं रही होती है। तो ये क्या है, हर इंसान के अलग अलग क्या है, डिफरेंसेस हैं, और जो टीचिंग होती है वो उन सारे डिफरेंसेस पे बेस्ड होती है, ठीक है।
एंड टीचिंग इज़ ऑल्सो डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल। जो टीचिंग होती है वो डायग्नोस्टिक भी होती है और साथ में रेमेडियल भी होती है। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है हम टीचिंग्स के जो आउटकम्स होते हैं, टीचिंग के जो लिमिटेशंस होते हैं, हम उसको डायग्नोस करते हैं। अगर आपकी क्लास में आपकी 20 बच्चों की क्लास में एक बच्चा कॉन्स्टेंटली कोने पे बैठता है, ना वो किसी से बात करता है, ना किसी से बोलता है, और वो पढ़ाई में भी बहुत वीक है, तो आप उसको जब 1-2 महीने तक उसको देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये बच्चा ना किसी से घुलता मिलता है, ना इसके फ्रेंड्स हैं, और इसका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बहुत वीक है, तो आप क्या करोगे, उसको डायग्नोस करने की कोशिश करोगे कि इसके साथ हो क्या रहा है। तो डायग्नोसिस प्रोसेस में क्या आ जाएगा, आप हो सकता है उसके पेरेंट्स से बात करो जाके कि आपका बच्चा स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या आपके बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो आप डिस्कस कर सकते हो। ये नहीं कर सकते हो तो आप क्या कर सकते हो, उस बच्चे को स्पेशल अटेंशन दे सकते हो, ठीक है। तो ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसेस में आ जाता है, जब आप किसी की कमियों को क्या कर लेते हो, पहचान लेते हो। और जब डायग्नोस कर लेते हैं हम किसी कमियों को, तो हम क्या कहते हैं, रिमेडियल का मतलब होता है हम उन कमियों को ओवरकम करने के लिए जो प्रोसेस या फिर जो हथकंडे अपनाते हैं उनको रेमेडीज बोलते हैं, ठीक है। डायग्नोस का मतलब ये जब रोग का पता लग गया है तो इलाज करने में दवाइयों की जो दवाइयाँ लगती हैं वो हमें पता लग जाती है, ठीक है, इसी समझ लो। एंड टीचिंग कुड बी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। देखो जो टीचिंग होती है वो इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरीके से होती है। फॉर्मल अगर टीचिंग की बात करूँ तो जो हम स्कूल में जाते हैं, मस्त सुबह उठते हैं 4 बजे उठ के, 4 नहीं 7 बजे उठ के नाश्ता पानी वगैरह करके टाई वाई पहन के स्कूल जाते हैं, वो फॉर्मल टीचिंग में आता है। इनफॉर्मल टीचिंग में क्या आता है, हम जो ट्यूशन्स में जाके पढ़ लेते हैं, जो हमारे पापा दादा हमें कभी खेलते कूदते अपनी कहानियों के थ्रू बता देते हैं, वो इनफॉर्मल टीचिंग होती है, ठीक है। तो टीचिंग दोनों तरीके से होती है, फॉर्मल तरीके से भी और इनफॉर्मल तरीके से भी। एंड इट इंक्लूड्स फीडबैक एंड री इन्फोर्समेंट। और देखो जो टीचिंग होती है उसमें फीडबैक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर जब तक फीडबैक नहीं मिलेगी तो आपको पता नहीं लगेगा कि किस बच्चे ने कितना सीखा और कितना ज़्यादा उसको समझ में आया, ठीक है। तो क्लासेस का रिस्पॉन्स होना, आप जिसको लर्नर्स का रिस्पॉन्स होना, एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर आपके बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपको अच्छे से जवाब नहीं दे रहे हैं क्लासरूम में, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है, ऐसा फेल कंसीडर किया जाएगा कि आप ही ने उन्हें नहीं समझा पाया होगा, या आप ही की कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी जिनसे बच्चे क्या है, बहुत ज़्यादा आपके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें टैक्टिक्स किसकी होती है, टीचिंग की होती हैं, और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं टीचिंग के, ठीक है। यहाँ पे जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। टीचिंग की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कौन कौन सी है, ठीक है। मतलब एक शिक्षण के लिए क्या क्या चाहिए, मतलब ये जो टीचिंग वर्ड है इसका मतलब होता है शिक्षण। तो टीचिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो टीचर चाहिए, ठीक है। एक मास्टर चाहिए, भाई मास्टर ही नहीं होगा तो हम पढ़ाएंगे क्या बच्चों को, ठीक है। तो टीचर का यहाँ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो टीचर की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या सब टीचर बन सकते हैं, सारे लोग तो टीचर नहीं बन सकते हैं। अगर हिंदुस्तान की इतनी पॉपुलेशन है तो उसमें हर कोई टीचर होना चाहिए, लेकिन सारे टीचर्स नहीं ना। तो कुछ लोगों के पास स्किलफुल कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस या फिर कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स रही होंगी जिन्हें क्या बनाया गया है, टीचर बनाया गया है, और वो नॉलेज को क्या कर रहे हैं, इम्पार्ट कर रहे हैं और आगे चल के नॉलेज को सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या होता है कि सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए टीचर को। टीचर क्या पढ़ाएगा उसके बारे में अगर उसे नहीं पता है तो वो बच्चों को सिखाएगा क्या, है ना। ये भी तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा कि बच्चों को बताओ कुछ समझ में ही नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि टीचर को खुद ही नहीं पता था वो चीज़ कैसे होगी या फिर वो चीज़ को हम कैसे टैकल करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो सब्जेक्ट की नॉलेज होना एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया बन जाता है कि आप जिस बच्चे को या फिर जिस क्लासरूम को पढ़ा रहे हो, चाहे आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आप ही डाउट में हो तो बच्चों को कैसे क्लियर करोगे, ठीक है। साथ में पेडागोगिकल नॉलेज होनी चाहिए। देखो जो पेडागोगिकल नॉलेज होती है उसका मतलब क्या होता है, टीचिंग्स में जितने भी प्रोसेसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको इन चीज़ों की बहुत अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो जैसे मैंने प्रीवियसली अभी एक एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा क्लास में बैठा हुआ है और वो ना उसके कोई दोस्त हैं और ना ही वो किसी को अपना दोस्त बनाता है और ना ही ज़्यादा किसी से बातें करता है, ठीक है। तो अगर बच्चे का ये बिहेवियर टीचर ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, बट टीचर ये समझ ही नहीं पा रहा है कि वो बच्चा ऐसा है तो हम उसके साथ क्या कर सकते हैं, तो क्या वो एक बेहतर टीचर है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो फिर टीचर क्या करेगा, उस बच्चे को इग्नोर करता चला जाएगा, और वो जो इग्नोरेंस उसको बचपन से मिलेगा बच्चे को, वो आगे चल के उसके लिए बहुत ज़्यादा फैटल मतलब
साबित होगा, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होगा भाई। एक कंडीशनिंग पर ही तो हम सब की नॉलेज बेस्ड होती है, हम सबके संस्कार, वैल्यूज़, एथिक्स बेस्ड होते हैं। बचपन से हमें जैसा सिखाया गया, अब आप उसको बचपन से ही नेगलेक्ट कर दोगे, उस पर ध्यान नहीं दोगे, फोकस नहीं करोगे, तो मे बी उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक क्रिमिनलाइज टेंडेंसी डेवलप हो जाए आगे चल के, या फिर वो कुछ साइको वाइको बन जाए। तो ये सब टीचर डेवलप करोगे, उसको आप थोड़ा सा बोलोगे फ्रेंड्स के साथ घुलो मिलो, दूसरे बच्चों से बोलोगे कि उसके साथ अपना टिफ़िन शेयर किया करो। तो ये होती है पैडागॉजिकल नॉलेज, ठीक है। उसको पता होनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों से कैसे डील करनी चाहिए, किस एज ग्रुप के बच्चे कैसे होने चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ होती है। देखो, बीएड अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने किया है तो ये पैडागॉजी का बहुत बड़ा अच्छा खासा सिलेबस उसमें आ जाता है। उसमें सब कुछ यही बताया जाता है, बच्चों के पूरे मनोविज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है उसमें, कि बच्चा 7 साल पे कैसा सोचेगा, बच्चा 3 साल वाला बच्चा किस तरीके से सोचेगा, किसको उसको लव कैसे करें, उसको थोड़ा सा डांटें भी, उसको समझाएं भी। तो ये सब इन्वॉल्वमेंट होती है टीचिंग्स में, ठीक है। तो हमारा तो ये नेट का पेपर है, हम तो नेट भी पढ़ रहे हैं, तो हमें जितनी रिक्वायरमेंट हम उतनी पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, इसको बहुत डिटेल में बीएड वाले, मतलब बीएड वाले लोग करते हैं, ठीक है। हम तो बीएड नहीं कर रहे हैं फिलहाल, तो हमें यही पढ़ना है, ठीक है। और देखो, टीचर के अंदर क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल समझ रहे हो ना, उसके अंदर ये सारी स्किल डेवलप होनी चाहिए कि वो जो भी पढ़ाएगा क्लास में, वो अपने बच्चों के साथ क्या कर सके, उसको शेयर कर सके। अगर उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है, वो खुद शर्मा रहा है, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, ठीक है। मतलब खुद सोच के देखो ना, टीचर तुम्हारे साथ आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहा है, टीचर अपनी बात सही से नहीं रख पा रहा है, तो क्या ये एक गुड क्वालिटी होगी एक टीचर की? बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। फिर इसका जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इमोशनल स्टेबिलिटी। टीचर के अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो टीचर है उसके अंदर जितने भी इमोशंस हैं वो स्टेबल रहने चाहिए, ठीक है। अब मान लो कि क्लास में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो इरिटेट हो रहा है और उसने गुस्से में पूरी क्लास को पीट दिया ढंग से, मतलब बहुत भयंकर तरीके से, ठीक है। तो उसको ये समझना होगा कि जिन बच्चों पे जो अपना गुस्सा निकाला है वो बच्चे बहुत छोटे हैं, ठीक है। वो उनके अपने माइंड के, अपने इमोशंस के हिसाब से उन्हें डील नहीं कर सकता, ठीक है। वो बच्चे कैसे कैसे हैं, वो बच्चे 5 6 3 साल के हैं, तो उन बच्चों में क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस है, वो बच्चे बहुत ज़्यादा खेलेंगे कूदेंगे शोर मचाएंगे। लेकिन टीचर, एज अ टीचर को ये कमांड होनी चाहिए अपने इमोशंस पर कि वो इनको बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज रखे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कैसे भी इमोशंस निकल गए उसके, या फिर कहीं भी बच्चों को मार दिया और कहीं कुछ ज़्यादा ही वो कर रहा है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साथ में उसके अंदर एक प्रोफेशनल एथिक्स भी होनी चाहिए, ठीक है, जो एक इंसान के अंदर होती है। प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब होता है एक टीचर का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, टीचर कैसे बिहेव करे, टीचर कैसे अपने आप, कैसे किस टाइप के अटायर्स पहन कर आए क्लासरूम में, ठीक है, टीचर किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करे। तो ये प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं जो कि हर किसी को आने चाहिए, ठीक है। और ये जो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं वो कॉमन होते हैं पूरे, मतलब सब चीज़ों में। चाहे आप कंपनी में जॉब करने जाओ वहाँ पे अलग होते हैं, सेम ही होते हैं मेरे ख्याल से, अलग क्यों होते हैं? टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, इन सब के क्या है, कुछ प्रोफेशनल एथिक्स है जो इनको फॉलो करते हैं और इनको थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, टीचर के बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये पूरी स्लाइड को भी याद रखना है, याद नहीं रखना है, समझ लेना है। अब जब यहाँ पे समझ लिया है ना आपने, तो जब पेपर में आएगा तो आराम से कर लोगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देन यहाँ पे अब हम दूसरा पढ़ेंगे लर्नर। अब देखो, हमने टीचर्स के तो हमने सुन लिए, चलो भाई ठीक है, टीचर ऐसा होना चाहिए, टीचर वैसा होनी चाहिए, टीचर में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अगर ये क्वालिटीज़ नहीं है तो टीचर ऐसा है वैसा है। हमने भाई बहुत कह दिया टीचर के बारे में। तो चलो अब थोड़ा सा हम ना लर्नर को भी देख लेते हैं कि जो बच्चा सीख रहा है या जो बच्चा सीखने आया है उसके अंदर कितनी जिज्ञासा है किसी भी चीज़ को सीखने की। तो उसके अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट्स और बेसिक क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? तो देखो, इसमें सबसे पहले जो बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए? रेडीनेस टू लर्न। उस बच्चे के अंदर एक इमोशन बोल दें या फिर एक कॉग्निटिव इंटेलिजेंस ऐसा होना चाहिए कि वो सीखने के लिए तैयार हो। इतना हठी बच्चे होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हठी लोग होते हैं, उन्हें कितना भी पढ़ाओ मारो कूटो, वो अगर अपनी जिद पर आ गए हमें नहीं पढ़ना है, हमें नहीं सीखना है, फिर तुम कितने भी पैतरे अपना लेना, वो नहीं सुधरेंगे, ठीक है। तो ये लर्नर के अंदर एक टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो भी क्या करे, सीखने के लिए जागरूक रहे, ठीक है। वो भी उतारू रहे कि ठीक है हम सीखेंगे, हम स्कूल जाएंगे। तो ये देखो, ये क्या कहाँ डेवलप होती है एक्टिविटीज़, ये घर में ही होती हैं। मम्मी पापा बच्चों को फोर्स करें या फिर टीचर अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे जिससे बच्चे का मन करे बार बार स्कूल में आने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया लर्नर।
क्वालिटीज़। दूसरा क्या है कि लर्नर ना मोटिवेट होना चाहिए। अगर वो ज़िंदगी से हताश है, अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है, स्ट्रेसफुल मतलब रह रहा है, तो उसके अंदर सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं होगा, तो भी उसके लिए क्या है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन जाएगा। तो उसके अंदर रेडीनेस टू लर्न के साथ साथ मोटिवेशन भी होनी चाहिए, कुछ उसके पास प्रायर नॉलेज भी होनी चाहिए, खुद की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है। अब कोई लर्नर मतलब एकदम से नया नया तो हम यहाँ पे डिस्कस कर नहीं रहे हैं, जो भी सीखने वाला है उसकी प्रायर नॉलेज भी उसकी लर्निंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देन यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कहीं भी कुछ भी हो रहा है उसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, उसका आगे आना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं किसके, एक अच्छे और बेहतर लर्नर के। ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सारे लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी यहाँ पे, यहाँ तक समझने में। ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो क्वालिटीज़ तो हमने टीचिंग की डिस्कस कर ली हैं, किसकी, एक तो टीचर की, दूसरा हमने किसकी डिस्कस की है, लर्नर की। अब जो तीसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम टीचिंग का पढ़ेंगे वो है लर्निंग एनवायरनमेंट। देखो, टीचर है, लर्नर है, तो एनवायरनमेंट भी तो होना चाहिए। तुम भाई अलग से मतलब कहीं पे तो बैठ के पढ़ोगे, कहाँ पढ़ोगे, तो वो एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। हम यहाँ स्कूल की पढ़ाई वढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो स्कूल कैसा होना चाहिए बस ये समझ लो, उसके ही कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा ही समझ के पढ़ लो। सबसे पहले पॉजिटिव क्लासरूम का जो क्लाइमेट होना चाहिए काफ़ी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव बना रखा है, सब कोई एकदम उजूल फजूल बातें कर रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है, बच्चे आपस में बात नहीं कर रहे हैं, सब दुश्मनी दुश्मनी खेल रहे हैं, गैंग्स बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कंड्यूसिव और पॉजिटिव एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में जितनी भी फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं वो सब अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। चाहे वाटर की हो गई, चाहे फर्नीचर की हो गया, चाहे ब्लैक बोर्ड की हो गई, तो वो सारी फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि अगर देखो बच्चों के लिए पानी नहीं है तो बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं आ पाएंगे। ठीक है। ड्रॉप ले लेंगे। बच्चों के लिए बैठने के लिए बेंचेस नहीं है तो भी बच्चों को बहुत दिक्कत होगी, बोर्ड नहीं है तो भी। सबसे ज़्यादा मेन रीज़न इंडिया में बच्चों का रेगुलर अटेंडेंस ना होने का देखो फर्नीचर है। फर्नीचर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर वाटर फैसिलिटीज़, पुअर सैनिटेशन, पुअर हाइजीन, ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं जिससे बच्चे स्कूल आने से डरते हैं। आपने देखा है कि जो इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एलीट पर्सन्स होते हैं उनके स्कूल में बच्चे जाते हैं, वो बच्चे तो ऐसे रोते ही नहीं होंगे कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। वहाँ ऐसा सिस्टम रहता है, मतलब वहाँ पे इस तरीके से एनवायरनमेंट रहता है एजुकेशन का कि बच्चा हर दिन स्कूल जाने के लिए एकदम पागल रहता है, हाँ हम स्कूल जाएंगे। तो वहाँ क्या क्या रहता है, वहाँ हर चीज़ की फैसिलिटीज़ होती है बच्चों के लिए। बैठने के लिए रूम्स अच्छे होते हैं, चेयर्स अच्छी होती हैं, साथ में जो एनवायरनमेंट चार्ट्स लगे हैं, उनके फेवरेट फेवरेट हीरोज़ के पोस्टर्स वगैरह लगे हैं, उनके कार्टून्स लगे हैं, हमें छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं। और वहाँ पे डायरेक्ट मतलब पढ़ाई के साथ साथ उन्हें बहुत ज़्यादा करिकुलम एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जिससे बच्चा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। और इन सारी चीज़ों से क्या होती है, अटेंडेंस रेगुलर होती है। वहीं आप खुद ही देख लो जाके सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, और सरकारी स्कूल में इतना ज़्यादा एनरोलमेंट होता ही नहीं है बच्चों का, जिसका मेजर फैक्टर क्या निकल कर आता है, यही सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। ठीक है। साइकोलॉजिकल सेफ्टी की हम यहाँ पे बात करें वो भी होनी चाहिए। ठीक है। कोई बच्चा किसी बच्चे को तंग तो नहीं कर रहा है, रैगिंग तो नहीं चल रही है, कॉन्स्टेंटली एक क्लास के बच्चे और दूसरी क्लास के बच्चों को बुली तो नहीं कर रहे हैं, किसी एक बच्चे को बुली तो नहीं कर रहे हैं। तो इसकी सेफ्टी भी होनी चाहिए किसमें, उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे टीचिंग को हम क्या करने वाले हैं, एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी होना चाहिए। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट तो अभी आया है, ये तो बिल्कुल न्यू है। ठीक है। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट का मतलब यही है, फ़ोन वगैरह की फैसिलिटीज़ हो गई, टेक्नोलॉजी बोर्ड हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बच्चे बस से जा रहे हैं आ रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है किसमें, हमारी टीचिंग में और लर्निंग एनवायरनमेंट में। ठीक है। फिर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। यहाँ पे बढ़िया तरीके से मैंने डिस्कस किया है। फिर नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें वो है टीचिंग स्ट्रैटेजीज। देखो, पढ़ाने की भी तो कोई कला होती है, मतलब पढ़ाना भी एक कला ही है। मैंने भी पहले बताया था, टीचिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज आर्ट साइंस। ठीक है। तो जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल के थ्रू प्रूव कर सकते हैं, और आर्ट इज़ ए स्किलफुल एग्जीक्यूशन ऑफ समथिंग। ठीक है। और स्किलफुल एग्जीक्यूशन ऑफ एन एक्ट। तो वही बात है यहाँ पे, जो टीचिंग होता है उसमें ना अप्रोप्रिएट मेथड्स का यूज़ होना चाहिए। ठीक है। मेथड आने चाहिए बच्चों को, जब पढ़ा रहे हो आप तो एक मेथड से अगर बच्चा नहीं समझ रहा है तो उसको दूसरा मेथड बताओ कि भाई आपको ऐसे चीज़ें नहीं समझ रही। अगर आपको
2+2 ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करके बता दो कि 2 ये हो गए, 2 स्टिक्स ये हो गए, तो ये कितनी हो गई, 4 स्टिक्स हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है, टीचिंग की। यूज़ ऑफ आईसीटी, जो कंप्यूटर बेस्ड चीज़ें हैं उनका यूज़ करो आप पढ़ाने में बच्चों को। ठीक है, आप बच्चों को आईसीटी का देखो यूज़ कैसे करते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बच्चों के जो टेस्ट पेपर्स वगैरह बनाए जाते हैं बढ़िया तरीके से प्रिंट आउट से निकलवा के, तो उसमें जो छोटा मतलब उसमें जो ए लिखा है तो उसके आगे क्या है, एप्पल बना हुआ है। ठीक है, मतलब कहाँ से ये एप्पल लग रहा है, एक मिनट रुको, मैं एप्पल बना ही लेती हूँ आज। तो ये क्या है, एप्पल है। तो बच्चा जैसे ही बच्चा ए देखेगा, अगर वो एप्पल की स्पेलिंग भूल गया तो उसको पता होगा कि ये जो फ्रूट है वो एप्पल की तरह लिखता है, इस फ्रूट को एप्पल कहते हैं, तो उसको फटक से वो चीज़ें याद हो जाएगी। अब ये जो हमने जो सुविधा लगाई है ये वाली, ये पेपर पे इस तरीके से प्रिंट वाली, वो कहाँ से आई है, वो कंप्यूटर से आई है। इसीलिए कहते हैं आईसीटी बहुत मेजर रोल करती है हमारी लर्निंग में। ठीक है, कंटिन्यू इवोल्यूशन होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए, सॉरी, देखो बच्चा क्या पढ़ रहा है, कितना सीख रहा है, इस चीज़ का इवैल्यूएशन एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। तुम पढ़ाते जा रहे हो और बच्चा सीख ही नहीं रहा है तो तुम्हारे एक बेहतर टीचर होने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, बच्चे आपको फीडबैक दें, आप बच्चों का फीडबैक लो, तो ये एक मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा होना चाहिए जो क्या है, टीचिंग को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोल ऑफ टीचर इन मॉडर्न एजुकेशन। जो मॉडर्न प्रेजेंट डे एजुकेशन है उसमें जो टीचर होता है, जो शिक्षक होता है, उसका क्या रोल होता है उसके शिक्षक मतलब शिक्षण में। ठीक है, तो उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो जो मॉडर्न डे जो एजुकेशन है उसमें जो टीचर होता है उसको फैसिलिटेटर कहते हैं। ठीक है, मतलब फैसिलिटेट करता है लर्निंग को और वो गाइडेंस का काम करता है। ज़्यादातर कुछ जो एजुकेशन है प्रेजेंट डे में वो लर्नर सेंटर है। ठीक है, लर्नर सेंटर इसलिए क्योंकि जो सीखने वाला होता है वो बीच में रहता है और बस टीचर गाइड करता है। मतलब टीचर ने बता दिया कि ये 2+2 4 हो गया, तो आप ऐसा करो, अब बताओ 3+5 कितना होगा। ठीक है, तो ये क्या है, गाइड कर दिया उसने इस तरीके से। बाकी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व कौन कर रहा है, बच्चा खुद कर रहा है। ठीक है, एक मोटिवेटर की तरह भी काम करता है, वो बच्चों को टाइम टू टाइम मोटिवेट करता है कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। काउंसलर भी है, मतलब बच्चा अगर परेशानी में तो उसको काउंसलिंग भी करता है। रिसर्च मेंटर होना चाहिए वो, और एक इवैल्यूएटर भी होना चाहिए। इवैल्यूएटर होना चाहिए इमोशन का, इवैल्यूएटर होना चाहिए, एक इवैल्यूएटर होना चाहिए कॉग्निटिव थिंकिंग का, इवैल्यूएटर होना चाहिए, इवैल्यूएटर होना चाहिए कि बच्चे का जो एनवायरनमेंट है या फिर जो क्लास में उसका जो साइकोलॉजिकल जो टेंडेंसी है वो किस तरीके की है। तो इन सारे फैक्टर्स को किस में बात कर रहे हैं, टीचर्स के अंडर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारे लोगों को बढ़िया तरीके से यहाँ तक ना सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस लगी है या फिर आप बोलो कि नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें नहीं पता, नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। ठीक है, तो हमारी जो आज का जो टॉपिक था, जो टीचिंग हो गया चाहे लेवल ऑफ टीचिंग हो, वो फिनिश हो गया है। ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं खत्म हुआ है, टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत बड़ा टॉपिक है, वो तो हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। बस उसका एक जो छोटा सा पॉइंट था सबसे पहला वाला, जिसमें हम टीचिंग के बारे में और टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब नाउ हम क्या करेंगे, थोड़े से इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। मैं यहाँ आंसर नहीं बताऊंगी बिल्कुल भी, मैं बस क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ और छोड़ दे रही हूँ। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में देने हैं। ठीक है, कंप्लीटली देना है कि क्वेश्चन 1 का आंसर ये है, 2 का ये है, 5 to 6 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन 1 ये है कि टीचिंग इज़ प्राइमरीली, देखो जो टीचिंग है वो क्या है, एक मैकेनिकल एक्टिविटी है, प्लान्ड एंड पर्पसफुल एक्टिविटी है, कैजुअल कन्वर्सेशन है और वन वे ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, टीचिंग एम एट ब्रिंग अबाउट, टीचिंग जो एम करती है, जो टीचिंग का उद्देश्य है वो किसका है, फिजिकल पनिशमेंट देने का, मॉनेटरी बेनिफिट गेन करने का, डिज़ायरेबल बिहेवियरल चेंजेस का, या फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस का। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे होने हैं। अकॉर्डिंग टू एडमंड एमिडॉन, टीचिंग इज़ प्राइमरी, जो एडमंड एमिडॉन है उन्होंने बताया है कि जो टीचिंग होती है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, इंटरेक्टिव प्रोसेस, पॉलिटिकल एक्टिविटी और द इकोनॉमिक फंक्शन। ठीक है, ये भी आपको बताना है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचर ऑफ टीचिंग, इनमें से कौन सा नेचर नहीं है टीचिंग का। ठीक है, नहीं भी याद रखना है, कंटिन्यू प्रोसेस, गोल ओरिएंटेशन, स्टैटिक प्रोसेस और सोशल प्रोसेस। ठीक है,
देन उसके बाद हम जाएंगे हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे, दैट इज़ द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव एसोसिएटेड। देखो मैंने आपको सब बताया था कॉग्निटिव डोमेन के बारे में, अफेक्टिव डोमेन के बारे में, साइकोमोटर डोमेन के बारे में। तो जो कॉग्निटिव डोमेन के अंडर में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ठीक है, इमोशन आते हैं, फिजिकल स्किल आते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आते हैं, या फिर मोरल पनिशमेंट आते हैं, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ों को मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। और अगर आपको समझ में भी आ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो देन मेक श्योर कि आपको ये चीज़ें समझ में आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ों, ये बेसिक क्रिएट करता है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का। अगर आपने ये नहीं समझा तो फिर कुछ भी नहीं समझा, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, आराम से कर लेना सब चीज़ें। और जो मैंने पहले 2 वीडियोस बनाई हैं उनको भी प्लीज़ याद से देख लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो समझ के फिर ये थर्ड वीडियो को आप देखना और ये भी समझ लेना प्रॉपर, और इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को कल, तब तक अपना ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 कर लेना, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और जितने भी मैंने लास्ट में क्वेश्चन कराए हैं उनके आंसर मुझे चाहिए, ठीक है, सारे लोगों से। चलो बाय, गुड नाइट।